हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 13 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ एमएसएमई कॉम्पिटिटिव स्कीम को लेकर है, जिसे लीन स्कीम बोला जा रहा है। अब ये जो लीन स्कीम है, इसे हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे ने इसे लॉन्च किया है रिसेंटली। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लीन का मतलब समझना होगा। तो ये जो लीन है, ये बेसिकली लीन मैन्युफैक्चरिंग है, और लीन मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्शन की आइडियोलॉजी है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें ये एश्योर किया जाता है कि कम से कम वेस्टेज होता है। मतलब जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसमें कम से कम वेस्टेज किया जा सके, जो हमारा इनपुट कॉस्ट है उसे कम किया जा सके, जो हमारा ट्रांसपोर्ट का या फिर लॉजिस्टिक को लेकर जो हमारा जो प्रोसेस है उसे हम कम समय में खत्म कर सकें, उसमें जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स है जो कि नेसेसरी नहीं है उनको हटाया जा सके, ताकि उसकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाए और उसका आउटपुट, उसका जो प्राइस रियलाइजेशन है वो बढ़ सके। यहाँ पर लीन प्रिंसिपल को ऐसे फॉलो किया जाता है कि आप कोई भी ऐसी चीज मत ऐड करो उस प्रोडक्शन में जो कंज्यूमर के एंड में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं लाता हो। मतलब सपोज करो कंज्यूमर ने डिमांड करी कि उसे कुर्सी चाहिए, तो आप उसे कुर्सी दो, आप उसमें अगर अननेसेसरी चीजें उसमें ऐड ऑन करोगे जो कंज्यूमर के एंड को मीट नहीं करता हो या फिर कंज्यूमर के लिए इतना बेनिफिशियल भी नहीं है, तो वो आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहा है, वो आपके प्रॉफिट को कम कर रहा है, और ये पूरे एमएसएमई जो सेक्टर्स होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उनके लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। अब इस लीन मैन्युफैक्चरिंग से फायदा क्या होगा? इससे जो उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, जो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, इससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो लीन में हमें 7 वेस्टेज देखने को मिल सकते हैं। इन्वेंट्री आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी उतनी इन्वेंट्री होना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट को आप कम कर सकते हो, मूवमेंट में आप इफिशियंसी ला सकते हो, वेटिंग पीरियड आप कम कर दीजिए, उसके बाद में ओवर प्रोसेसिंग मत कीजिए, डिफेक्ट्स जितने ज़्यादा कम होंगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान कम होगा। तो अब ये बेसिकली एमएसएमई कॉम्पिटिटिव स्कीम में होगा क्या? तो इसमें एक मैसिव एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, ताकि एमएसएमई सेक्टर्स को इस लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में अवेयर किया जाएगा। उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि आप इस लीन प्रैक्टिस को, इस मैनेजमेंट के प्रैक्टिस को आप अडॉप्ट कीजिए, ताकि वो एक एमएसएमई चैंपियन बन सके। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे मैन्युफैक्चरिंग टूल्स यूज किए जाएंगे, जैसे कि 5S, काइजन, कानबान, विजुअल वर्कप्लेस, पोकायोका। ठीक है, तो इसमें जो ट्रेंड पर्सन होते हैं वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको एडवाइस देंगे, वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे कि आप कैसे अपने मैनेजमेंट में, अपने प्रोडक्शन में इस लीन सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो काइजन है, ये एक जापानीज टर्म है, जिसका मतलब है कि जो भी चेंज आता है वो अच्छे के लिए चेंज आता है। और इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो 90% कॉस्ट बियर करेगी, जो आपको कंसल्टेंसी और हैंड होल्डिंग के लिए जो चार्जेस लग रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा कि एमएसएमई सेक्टर में जो वेस्टेज होगा उसे बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। इसके बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, वर्क सेफ्टी इंश्योर हो सकती है, उनका मार्केट इंश्योर हो सकता है, और फाइनली हमारा एम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकें, प्रॉफिटेबल हो सकें, ताकि उनसे एक्सपोर्ट बढ़ सके। अभी कितना एक्सपोर्ट करते हैं ये 48% हमारे एक्सपोर्ट में ये कंट्रीब्यूट करते हैं एमएसएमई सेक्टर। टोटल 6.3 करोड़ हमारे देश में एमएसएमई है, जो कि 11 करोड़ जॉब जनरेट करते हैं, जो हमारी जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एमएसएमई हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारे देश के एक्सपोर्ट के लिए, हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो अगर इस सेक्टर में आप वेस्टेज को कम करते हो, इस सेक्टर की आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हो, इससे हमारे देश की इकोनॉमी को ओवरऑल ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो बेसिकली यूपीएससी आपसे सीधे लीन स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है, या इसमें जो गवर्नमेंट है वो कैसे हेल्प कर रही है। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ लूनर टाइम जोन को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने ये बोला है कि हमें चंद्रमा के लिए, हमें मून के लिए एक स्पेसिफिक टाइम जोन बनाना चाहिए। अब इसकी जरूरत क्यों है? दरअसल हम आने वाले 1-2 सालों में देखें तो कई सारे लूनर मिशंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज चांद में भेजने वाली है, मून में भेजने वाली है। तो उससे होगा क्या कि अभी जो हम कोई भी मिशन भेजते हैं मून में, तो उस मिशन का जो टाइम होता है वो उस पर्टिकुलर कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से होता है। बट जब आने वाले इतने सारे मिशंस जब एक साथ लॉन्च होंगे और वहां पर साइमल्टेनियसली 2 से 4 मिशन एक साथ जब उस मून में वर्क करेंगे, तब हमें एक ऐसे टाइम जोन की आवश्यकता होगी जिससे कि सारे मिशंस आपस में कनेक्ट हो सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से डाटा एक्सचेंज कर सकें। अदरवाइज अगर सब मिशंस के जो टाइम जोन होंगे वो अपनी अपनी कंट्रीज के हिसाब से होंगे, अपने अलग अलग टाइम जोन से होंगे, तो उससे होगा क्या कि दोनों मिशंस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर हम मून का टाइम जोन सेटअप कर दें तो इससे जो लूनर मिशन होंगे डिफरेंट डिफरेंट, उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट होगा वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं हम। तो इससे हमारा जो मून को लेकर जो रिसर्च होगी, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगा। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है मून को लेकर वो डेवलप हो जाएगी। क्योंकि अभी आप अर्थ में देखते हो तो हमारा अर्थ भी है 24 टाइम जोन में डिवाइडेड रहता है, हर टाइम जोन दूसरे टाइम जोन से 15 डिग्री के डिफरेंस में होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम मून में टाइम जोन डिवाइड कैसे करेंगे?
तो इसी पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी चर्चा चाहती है कि हमें एक इंटरनेशनल डिबेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम कैसे जो लूनर है उसका टाइम जोन हम डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर हम अर्थ के टाइम जोन के साथ ही उसे सिंक कर दें। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो क्लॉक होता है वो मून में फास्ट चलता है, मतलब हमारे अर्थ के कंपैरिजन में ये 50 माइक्रोसेकंड ज़्यादा गेन करता है मून में। तो अर्थ के टाइम जोन से मून के टाइम जोन को कनेक्ट करना ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर हम मून को अपना टाइम फ्रेम दे दें तो उसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। और सबसे पहले तो हमें एक इंटरनेशनल कंसेंसस बनाना होगा कि हम मून पे टाइम जोन सेटअप कर सकें। तो ये इसके चैलेंजेस हो गए कुछ जो यूपीएससी पूछ सकती है। बेसिकली यूपीएससी आपसे यही पूछ सकती है कि लूनर टाइम जोन क्या है और इसे किस तरीके से सेटअप किया जा सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ स्पेस डेब्रिस को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल आपको पता ही होगा कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी पास हुई थी जिसमें जो हमारे हाई सीज हैं वहाँ पर जो मरीन लाइफ है उनके प्रोटेक्शन के लिए ये ट्रीटी पास की गई, ताकि हम हमारे मरीन लाइफ को और ज़्यादा कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि अभी तक जो हमारा 2/3 ऑफ द सी है उसे किसी भी प्रकार से लीगली उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। बट अब हमने मिलकर कंसेंसस बनाया और ये यूएन हाई सीज को परमिशन दे दी गई, अप्रूवल दे दिया गया। तो अब जो साइंटिस्ट हैं वो इसी लाइन पर एक और ट्रीटी की मांग कर रहे हैं जिससे कि जो अर्थ का जो ऑर्बिट है उससे हम प्रोटेक्ट कर सके। किससे प्रोटेक्ट करना है? स्पेस डेब्रिस से। तो इसमें एक हमें एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट चाहिए जिसमें जो नेशंस होंगे, डिफरेंट नेशंस होंगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, उन सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि हम सबको मिलकर जो स्पेस डेब्रिस है उसे कम करना होगा, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी फिलहाल जो अरेंजमेंट है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, इसमें गाइडलाइंस तो जरूर दी गई हैं कि आपको स्पेस डेब्रिस को कैसे कम करना है, बट कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन बनाता हो। तो इससे क्या हो रहा है कि जो अर्थ है उसके ऑर्बिट पे कचरा जमा होते जा रहा है, उसे ही स्पेस डेब्रिस बोला जाता है। स्पेस डेब्रिस में जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं, जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है, जिनका टाइम फ्रेम खत्म हो चुका है, जिनकी जो सर्विस देनी थी वो उसका भी टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, जिसमें कुछ नॉन फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट, अबंडन लॉन्च व्हीकल स्टेज, मिशन रिलेटेड डेब्रिस, फ्रेगमेंटल ऑफ डेब्रिस, तो ये सब अभी भी अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं। पर हमारे लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि 2030 तक 60,000 सैटेलाइट्स हमारे अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे। अभी फिलहाल कितने सैटेलाइट है? टोटल 9,000 सैटेलाइट्स हैं। तो जैसे जैसे सैटेलाइट की संख्या बढ़ेगी तो इनके स्पेस डेब्रिस के साथ में कोलाइड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि स्पेस डेब्रिस में नेचुरल जो मेटेरॉइड हैं वो भी हैं और जो आर्टिफिशियल मैन मेड जैसे सैटेलाइट स्पेस डेब्रिस वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे एक नुकसान ये हो सकता है कि हमें केसलर सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। केसलर सिंड्रोम क्या होता है कि अभी आपका स्पेस डेब्रिस बढ़ता जा रहा, कभी ना कभी ये आपस में एक या दो जो स्पेस डेब्रिस है वो एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। इससे एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जब ये दोनों टकराएंगे तो इससे और ज्यादा डेब्रिस क्रिएट होंगे और ये आपस में फिर दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं उनसे टकराएंगे। तो जो हमारा जो पूरा सैटेलाइट सिस्टम है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, जिसके ऊपर हमारा पूरा नेविगेशन बेस्ड है, हमारा कम्युनिकेशन बेस्ड है, वो सब कोलैप्स कर जाएगा। तो इसी को केसलर सिंड्रोम बोलते हैं। यूपीएससी आपसे डायरेक्टली ये टर्म पूछ सकती है कि केसलर सिंड्रोम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्पेस डेब्रिस आपस में कोलाइड करेंगे तो इससे एक चेन रिएक्शन बन सकती है जिससे सारे सैटेलाइट्स हैं जो दूसरे स्पेस डेब्रिस से कोलाइड करके जो पूरा कम्युनिकेशन है, जो पूरा सैटेलाइट्स है वो कोलैप्स कर सकते हैं। इसे केसलर सिंड्रोम बोलते हैं। हालांकि जो इंडिया का जो इसरो है उसने ऑलरेडी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे प्रोजेक्ट नेत्रा। हमें प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में पता होना चाहिए। इसका काम क्या है कि यह हमारे डेब्रिस को लेकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसरो का अपना एक सिस्टम है जिसका नाम है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, जो स्पेस ऑब्जेक्ट को ट्रैक भी करता है, उन्हें मॉनिटरिंग भी करता है उसकी। तो ये हमारे अपने कुछ इनिशिएटिव्स हैं, बट हमें एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी चाहिए ताकि हर प्लेयर को, प्राइवेट प्लेयर, हर स्टेट को जो भी आउटर स्पेस में जो मिशन लॉन्च करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी हमें सेटअप करनी होगी कि आपको भी स्पेस डेब्रिस को कम करने में हेल्प करनी चाहिए। तो स्पेस डेब्रिस को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे केसलर सिंड्रोम के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर इसरो के प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि ये स्पेस डेब्रिस जो है लगातार न्यूज में है, तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है हाइपरसोनिक मिसाइल? दरअसल रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो रशिया ने हाल ही में एक एयर स्ट्राइक करी है यूक्रेन के अगेंस्ट, जिसमें कई सारे उसने मिसाइल यूज करे हैं। और इन मिसाइल्स में कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल भी थी जिसे किंजल्स और डेगर्स भी बोला जा रहा है। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत खतरनाक होती है। तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल होते हैं उनकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होती है। अभी भारत के पास में कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है मैक 3, मतलब उसे सुपरसोनिक मिसाइल बोला जाता है। बट अभी रशिया ने जो यूज करी है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल की डेफिनेशन यही है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो किंजल है, ये मैक 5 की स्पीड से अटैक करने में कैपेबल होते हैं।
मतलब कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। और दूसरी खास बात यह है कि इन्हें ईजिली मैन्यूवरेबल किया जा सकता है। मतलब कि ये अपने टारगेट को रनिंग टाइम पे चेस कर सकता है, ये लोअर एल्टीट्यूड में ट्रेवल कर सकता है। मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल से अलग होता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो ट्रैजेक्टरी होती है वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। बट इस ट्रैजेक्टरी में दिक्कत क्या है कि इसे बाद में इसे डिटेक्ट किया जा सकता है रडार से। बट जब ये लोअर एल्टीट्यूड में चलता है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब तक ग्राउंड बेस्ड रडार उसको डिटेक्ट करते हैं तब तक वो ऑलरेडी टारगेट के पास आ चुका होता है। हालांकि भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। भारत अभी ब्रह्मोस 2 को ही अपग्रेड कर रहा है रशिया के साथ मिलकर। ब्रह्मोस 2 को उसकी जो स्पीड है उसे मैक 8 तक बनाने का प्लान चल रहा है। अभी दो टाइप से हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप किए जा रहे हैं, जैसे कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल्स हैं उसे रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाता है, और जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं उनमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है। तो दो तरीके से जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो यूपीएससी आपसे हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में पूछ सकती है, क्योंकि ये फिलहाल न्यूज़ में है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो यूपीएससी में 2022 के प्रीलिम्स से पूछा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम ऑफन टॉक्ड अबाउट इन मीडिया। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है ये बेसिकली है क्या, क्यों ये मीडिया में फ्लोट कर रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। A missile is put into stable orbit around the earth and deorbits over a target on the earth। मतलब ये रशिया के द्वारा बनाया गया सिस्टम था, जिसमें रशिया क्या टारगेट कर रहा था कि वो स्पेस से ही एक न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। तो उसके लिए ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का यूज कर रहा था। इस वजह से ये न्यूज में था। तो इस सिस्टम में होगा क्या कि मिसाइल को अर्थ के ऑर्बिट में स्टेबल कर दिया जाएगा, और जब भी उसको किसी भी अर्थ के किसी भी जगह पर उसको टारगेट करना होगा तो वहां से वो फायर कर सकता है। तो इसी को फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम बोला जाता था। मतलब यहाँ पर आउटर स्पेस का यूज़ किया जा रहा था किसी किसी देश में अटैक करने के लिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।